हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिजनेस क्लासेस के अंदर। आई एम कुशल। आज हम फिर लौटे हैं आप सबके लिए जो टॉपिक जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में। ठीक है, मेक श्योर कि आप सभी को वो वीडियो पसंद आया होगा और आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे न्यू वीडियोस को देखने और जानने के लिए प्लीज ऑल ऑफ यू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिमेनिंग टेक्निक्स जो हमारी रह गई थी हमारी। तो एक बार मैं सबको नेम जो है सबका वो गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली सभी ने। सेकंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क। बच्चे इवन क्या है, देखो एक बार चीज समझ लो, मेरे लेक्चर में आपको एक चीज हमेशा थोड़ी अलग मिलेगी। वो क्या है कि मैं हमेशा मतलब जो चीजें बेसिक होती हैं केस स्टडीज के अकॉर्डिंग बताता हूँ चीजों को, ना कि वो जो चीजें बुक में। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने भी बुक से ही पढ़ा है, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ों को कंक्लूड करके कंबाइन करके बेटा सिर्फ आप ही के लिए काफ़ी सारी मेहनत इवन काफ़ी लगे पड़े रहते हैं सिर्फ आपके लिए। तो मैं एक चीज़ बता दूं, बुक में आप किसी बुक में चेक करोगे पहले आपको मिलेगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, उसके बाद मिलता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली किसी एंटरप्राइज में हम जाते हैं, बिजनेस में हम जाते हैं, एक केस सीरीज के अंदर भी बेटा चीज़ें पहले सिंप्लीफाई होती हैं, उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन होता है। तो थर्ड में लिखा है स्टैंडर्डाइजेशन। वैसे कोई हायरार्की प्रॉपर नहीं है, बट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फोर्थ है इसमें मेथड स्टडी, फिफ्थ वन मोशन स्टडी, सिक्स्थ टाइम स्टडी, सेवंथ फटीग स्टडी थकान, एंड एट्थ वन डिफरेंशियल वेज सिस्टम। नाइन्थ है मेंटल रेवोल्यूशन। मैंने लिखा नहीं है बट मैं लिख देता हूँ, चलो इवन जो नाइन्थ है इसमें मेंटल रेवोल्यूशन। ठीक है, दीज आर द 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बेटा। एक 100% पेपर में जरूर आता है और इवन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बच्चे से बनाते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, फंक्शनल फोरमैनशिप, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल वेज सिस्टम एंड मेंटल रेवोल्यूशन। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं तो मैं इसको लेके नहीं ज़्यादा बताऊंगा, बट एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ क्या है कि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसको 2 कैटेगरीज बना देते हैं, प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर के नाम से। फिर प्लानिंग वाले प्लानिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, एक चीज जो इन 9 टेक्निक में से एक सिंगल टेक्निक, एक हमारी ऐसी टेक्निक है जो यूनिटी ऑफ कमांड को वॉलेट करती है और जिसका नाम क्या है, द नेम इज टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को लेकर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन को लेकर। देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं चीजें बता दूं आपको। एफडब्ल्यू टेलर की जो अप्रोच है वो एक हटके है। हटके का मतलब क्या है कि बिल्कुल लॉजिकल, कोई भी काम बिना लॉजिक बिना साइंटिफिक अप्रोच के बिना नहीं होता है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यू हैव टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, सिंप्लीफाई योर क्वालिटी, सिंप्लीफाई योर नंबर, सिंप्लीफाई योर साइज, सिंप्लीफाई योर स्टैंडर्ड, सिंप्लीफाई योर वी कैन से ब्रांड, एनीथिंग वी कैन से। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा बड़ी। सिंप्लीफाई द थिंग्स। थिंग्स के अंदर हम यहाँ पे नंबर, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी, एनीथिंग वी कैन राइट आउट। देखो एग्जांपल की बात करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो शूज मेकर कंपनी है, जो जूते बनाती है कंपनी, उन कंपनी के जो नंबर होते हैं ना बेटा, उन नंबर में भी आपने देखा कि वो चीजें सिंपल है। देखो होता क्या है, वो कभी भी जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं बनाती। 5.5, 5.4, 5.7, इसमें होगा क्या,
इसमें क्या हुआ कि उनको, अब देखो बिल्कुल नंबर में मतलब वो पॉइंटों में फ्रैक्शन में मटेरियल यूज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको पता है कि इवन सपोज आपकी अगर किड्स की शॉप है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपके जेंट्स है तो नंबर जो जनरली शुरू होते हैं जेंट्स के वो 6 to 10 या 11 तक होता है। तो कंपनी भी नंबर वही बनाती है 6, 7, 8, 9, 10, 11, उन्हीं में वैरायटीज आ जाती है, लेकिन ना तो उससे नीचे ना उससे कम, और फ्रैक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें इसका बेसिक पर्पस क्या है, अगर मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव हुआ कि रिमूव द या एलिमिनेट अननेसेसरी थिंग्स, रिमूव या एलिमिनेट unnecessary things जो भी आपके प्रोडक्शन एस्पेक्ट में एक बैरियर प्ले कर रही है उसको रिमूव करना अपने प्रोडक्ट को लेकर। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, इवन ग्रीन कलर का मार्क लगाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए रेड कलर का। पिज्जा आता है ना, पिज्जा में हम लिखते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो ग्रीन, नॉन वेज के लिए रेड मार्क। तो इसमें सिंपली उन्होंने क्या करते हैं, बड़ा सिंपल रख दिया। अगर वो अलग अलग मार्क देंगे तो मिक्सअप करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, उसमें वो चीज़ें फिर अप टू द मार्क मैनर में नहीं हो पाती है। तो फर्स्ट इसमें क्या बना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सेकंड आता है बेटा हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। सॉरी थर्ड है जो इसमें, थर्ड का मीन क्या है इसमें, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू सेट द स्टैंडर्ड, हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में सेट द स्टैंडर्ड्स, इसके हमको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे बेटा। स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हैं, किसके सेट करते हैं, आपके प्रोडक्ट के, ठीक है ना, आपकी क्वालिटी के, आपके टाइम के, आपके साइज के। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एवरी पर्सन दे विल कम इन अ बिजनेस एट 9 o'clock to 5 o'clock PM, ये आपका आने का टाइम है और ये आपके जाने का टाइम है। इसके अंदर 12 PM पर 12 या 12:30 या सॉरी 11 o'clock पे आपकी क्या होगी, डिस्पर्सल, ये माय डियर आपकी रिसेस, सॉरी, ठीक है, आपकी रिसेस, या कह सकते हो आपका लंच, 1 घंटे का लंच है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन रही नहीं, आपने टाइम का एक स्टैंडर्ड बना दिया कि all the person all employees they will come at 9 o'clock and dispersal will be 5 PM, और 1 घंटे का इसमें क्या होगा, लंच। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, टू सेट द स्टैंडर्ड्स इन एवरीथिंग। पहले हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है, यस और नो। बच्चे क्या करते हैं, पहले चीजों को स्टैंडर्ड मेंटेन करने में लगे रहते हैं, उसके बाद उसको सिंपल नहीं, माय डियर, कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर सपोज मैं आपको एक इवन कुछ पजल ही दे दूं सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सपोज मैं क्या करता हूँ, आपको 50 बॉल्स दे देता हूँ अलग अलग कलर की, मैं बताता हूँ, बताओ इसमें क्या है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले काम क्या करोगे, अलग अलग कलर्स की बॉल को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पहले हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है। लिखा ना, सेट द स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी में क्या है कि सपोज जैसे मैंने क्वांटिटी सेट कर दी कि पर डे एवरी एम्प्लॉय दे विल प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। एक एम्प्लॉइज पर डे में कितने यूनिट बनाएगा, 100 तो बनाएगा ही बनाएगा, इससे कम नहीं बनाएगा। तो ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया माय डियर, ये आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, ये क्या कर दिया आपने, स्टैंडर्ड सेट कर दिया। और एक चीज और सिखाऊंगा आप सभी को, प्लीज पे अटेंशन अगेन। ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा आपने, सिंपलीफाई द थिंग्स एंड रिमूव या एलिमिनेट अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। एक चीज और बेटा इसमें कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, अगर मैं बात करूं, 2 तरह के होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड्स होता है आपका क्वालिटेटिव, और सेकंड होता है उसमें क्वांटिटेटिव।
देखो क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि क्वालिटेटिव का मतलब कि वी कैन सॉरी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मतलब वी कैन मेजर वी कैन जज इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको हम नंबर की फॉर्म में माप सकते हैं। और क्वालिटेटिव मतलब वी कैन नॉट मेजर वी कैन से एनालाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसको नंबर की फॉर्म में एनालाइज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि कल से सभी 9 o'clock पे एंटर कर जाएंगे और आपका डिस्पर्सल रहेगा 5 PM पर। जैसे मैंने एग्जांपल और दिया कि हमारा जो टारगेट होगा नेक्स्ट ईयर वो रहेगा 1000 करोड़। एग्जांपल और दे देता हूँ कि पर डे आपको कितनी यूनिट बनानी है, 100 यूनिट्स। ठीक है, क्लास में बच्चा कहता है कि सर मुझे अब की बार 12th बोर्ड में बिजनेस में 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, तो ये भी क्या है उसका क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ओके, यस और नो। अब बात करेंगे क्वालिटेटिव को लेकर। क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। कोई मुझे बता सकता है क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग बात करें अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। वैसे भी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड क्या हो सकता है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, रिड्यूस द एब्सेंटिज्म रेट इन योर बिजनेस, इन द बिजनेस, कि लेबर की जो एब्सेंटिज्म की रेट है उसमें कमी आना, वो भी एक तरह का क्या है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। क्लास में बच्चे डेली आते हैं, चाहे होमवर्क ना करें कोई इशू नहीं, लेकिन आ तो डेली रहे हैं और अपने मन से आते हैं, डेडिकेशन से आते हैं। या सपोज आपके एम्प्लॉइज की ऑनेस्टी इंक्रीज हो गई सपोज, तो क्या इसको नंबर में मेजर कर सकते हो? नेवर। ठीक है, उनकी अप्रोच, उनकी आइडियोलॉजी उसमें चेंज आ गया, तो इस चीज को कभी भी हम नंबर की फॉर्म में मेजर करेंगे ही नहीं सकते। ओके, एनी डाउट? रिपीट करूं तो ये दो चीजें याद रखना इसमें, ठीक है ना। ओके, तभी तो बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड, थोड़ा सा लेंथी होगा टॉपिक है, कोई बात नहीं, तभी तो बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल, शुड बी अचीवेबल, शुड बी रियलिस्टिक। और दो तरह का होता है स्टैंडर्ड, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड वी कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए प्लीज, अब बात करते हैं फोर्थ, मेथड स्टडी। देखो मेथड के बारे में आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं सभी को कि सपोज एक पर्सन एक लेटर टाइप करने की बात आती है, या सपोज एक लेटर को लिखना है, तो दो मेथड है हमारे पास उसके। या तो आप उसको कंप्यूटर पे लिखें या आप उसको क्या लिखें, हैंडमेड, हाथ से लिखो या कंप्यूटर से लिखो, दोनों अलग अलग चीज है। तो मेथड होता है एक्चुअली में, मेथड होता है, किसी मेथड स्टडी क्या बोलती है, यू हैव टू बी इंश्योर टू मैक्सिमम या मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनर, किसी भी काम को करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, वो मेथड स्टडी में आता है। किसी भी काम को करने का सबसे बेहतर तरीका, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कंप्लीट द टास्क इज नोन एज मेथड स्टडी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे चीजें, चाहे वो टॉपिक है चाहे कोई भी चीज है, समझ में कब आती है, जब मैं उसको अच्छी तरह सुन लेता हूँ और लिख लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। अगर मैं सिर्फ मैंने वो सुना है तो मुझे कुछ देर तक याद रहे, उसके बाद मैं उसको भूल जाऊंगा। या मैंने सिर्फ लिख लिया है और लिखने में उसको रिवाइज नहीं किया है, तब मैं उसको भूल जाऊंगा। मैं सीखूंगा कब, जब मैं उसको देखूंगा अच्छी तरह से, उसको लिखूंगा, उसको रिवाइज करूंगा। यस और नो? तो मेथड स्टडी का मतलब क्या है, मेथड स्टडी क्या बोलती है, मेथड स्टडी इज नोन एज मोस्ट एप्रोप्रिएट way to complete the task। ये तुम्हारी मेथड स्टडी है भाई। ओके, यस और नो? FW डिज़ाइन में क्या कहा है कि जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही करना चाहिए भाई। कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर, हाथ वाले को, इवन हैंड रिटन वाले को हैंड रिटन से। एनी डाउट? रिपीट करूं? देखो टोटल ये 9 है,
फर्स्ट थर्डली अपने फंक्शनल फॉर्मेशिप हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन मैंने बता दिया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एंड फोर्थ क्या है, मेथड स्टडी। उसके बाद आती है बात मोशन स्टडी की। मोशन स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना सभी। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट्स, और मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? हरकतें। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, कभी वैसे कर रहा हूँ, मार्कर्स को लिख रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये क्या है हमारे, ये भी क्या है, हमारी मूवमेंट्स हैं। F.W. टेलर का मेन फोकस क्या है मोशन स्टडी के ऊपर, कि इन दैट स्टडी एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट्स व्हाइल अ पर्सन परफॉर्मिंग अ टास्क, परफॉर्मिंग अ जॉब। ठीक है, लिख देता हूँ। रिमूव unnecessary activities while a person performing a task. देखो बेटा, आपने देखा होगा जो प्राइमरी विंग के बच्चे होते हैं ना, जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या करते हैं, कभी उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना, वो होमवर्क कैसे करते हैं, क्लास वर्क कैसे करते हैं, या सेकंड क्लास का बच्चा, थर्ड क्लास का, वो क्या करेगा, सपोज मैडम कोई होमवर्क लिखवा रही है या क्लास वर्क लिखवा रहे हैं उनको, वो क्या करता है, पहले मैडम देखता है, इधर उधर देखता है, उसके बाद फिर वो पेंसिल निकालता है, फिर लिखता है, फिर सिक्का तोड़ देता है, फिर शार्पनर करता है, फिर लिखता है, फिर इरेजर करता है। एक काम को करने में वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसको नहीं करनी चाहिए। चलो वो तो बच्चा है, ठीक है। ऐसे ही एफडब्ल्यू ने एग्जांपल और लिया है कि जो राजमिस्त्री होता है, जो हमारे घर बनाता है, वो एक सिंपल सी ऐसे ईंट लगाने में ना, एक ईंट ऐसे रखने में 18 टाइम्स ऐसी अननेसेसरी एक्टिविटीज करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। 18, आई एम टॉकिंग अबाउट 18 अननेसेसरी एक्टिविटीज। जब एक वो ईंट लगा रहा है मकान बनाने में, दीवार खड़ी करने में, और उन एक्टिविटीज को रिड्यूस करके जो जर्नल है, जो रीजनेबल है, एक्यूरेट जितनी है, मतलब उतनी तो चाहिए, इट शुड बी 5 है। उन 18 में से 5 तो मस्ट हैं, उसके बिना ईंट नहीं लगेगी, बाकी 13 क्या है, अननेसेसरी। ऐसे ही एफडब्ल्यू टेलर ने बोला है कि जब एक पर्सन किसी काम को करता है तो वो अपनी अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट करे, रिमूव करे, एलिमिनेट कर दे बिल्कुल, जिससे उसका भी टाइम बचे, बिजनेस का भी टाइम बचे, और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। उसको कहते हैं मोशन स्टडी। ठीक है भाई, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज रिमूव और एलिमिनेट अननेसेसरी एक्टिविटीज बाय अ पर्सन परफॉर्मिंग अ जॉब। ओके, यस और नो। उसके बाद आता है टाइम स्टडी। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना फंक्शनल फॉर्मेनशिप, तो वहां पर जो मैंने इवन 2 कैटेगरी बनाई थी, प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर के अंदर मैंने एक चीज और बताई थी आपको, फर्स्ट था हमारा रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, और थर्ड था हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो टाइम स्टडी भी वो चीज बता रही है हमको कि यू हैव टू बी डिटरमाइन, यू हैव टू बी स्पेसिफाई टू कंप्लीट द टास्क। किसी भी काम को करने का आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा। जब तक आप टाइम डिटरमाइन नहीं करोगे, वो किसी भी जो टाइम है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जैसे सपोज मैं बात करूँ भी, हम लेक्चर जो बनाते हैं, जो लेक्चर हम स्कूल में लेते हैं, उसका टाइम है 45 मिनट्स या 40 मिनट्स। एक लेक्चर का टाइम कितना है, 40 मिनट्स। एक लेक्चर के बाद सेकंड लेक्चर। अगर सपोज हम टीचर को ही नहीं कहेंगे सर आपका लेक्चर है, कोई बात नहीं, हम ले, तो टीचर तो इवन क्या है कि वो पढ़ाता रहेगा, बच्चे बोर हो जाएंगे और उसकी भी एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम डिटरमाइन करना पड़ेगा, इज नोन एज टाइम स्टडी। ठीक है, यस और नो। यू कैन से यू हैव टू बी डिटरमाइन, यू हैव टू बी स्पेसिफाई द टाइम of any other task for any other tasks या वर्क। ठीक है भाई, उसके बाद तो बात करेंगे नहीं, टाइम तो आपको डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। ओके, रिपीट करो। नाउ नेक्स्ट वन इज फटीग। ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, फटीग।
मतलब थकान। ठीक है, अब एक इंसान कंटिन्यू कितने घंटे काम कर सकता है, आप मुझे बताइए प्लीज। मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं एक दिन में आपकी 2 वीडियोस बनाता हूं बस, उससे ज़्यादा नहीं। और मैक्सिमम मेरी वीडियो 36 मिनट्स की है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 वीडियो, उसको बनाने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन जो मेरी एफिशिएंसी है, जो मेरी जो सटीक स्टडी, वो 2 लेक्चर की है। 2 लेक्चर बनवा लो और 35 मिनट्स में कोई इशू नहीं है, उससे भी कम भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मेरी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस वो ये कहती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फटीग स्टडी भी कुछ ऐसी ही है। हर पर्सन का काम करने का एक टाइम है, एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी के बाद उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए, इट्स मस्ट। ठीक है ना, वो कोई वॉलंटरी नहीं है, भी चाहिए नहीं, वो आपको देना ही देना चाहिए। अगर आप एक टीचर से कंटिन्यू 4 घंटे बुलवाते हो तो इवन उसके बाद क्या होगा कि उसकी या तो एफिशिएंसी में कमी आएगी, उसके लेक्चर में कमी आएगी, वो थकान फील करेगा, डेफिनेटली करेगा। और अगर आप ऐसे ही वर्कर से 8 घंटे काम ले रहे हो, 10 कंटिन्यू 5 घंटे काम ले रहे हो, तो माय डियर, अगर वो 6 घंटे में काम करेगा तो 6 घंटे में जो काम होगा उसकी एफिशिएंसी 0 हो जाएगी उस टाइम पे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, बेल्जियम कंट्री ने क्या कर दिया है, सभी एम्प्लॉइज के लिए वर्किंग आवर्स सिर्फ 5 घंटे का कर दिया कि 5 घंटे में 1 घंटा आपके लंच का, बाकी 4 घंटे आप अपने मैक्सिमम आउटपुट के साथ काम करिए। तो फटीग स्टडी भी यही है, जहां पे हमको 2 चीजें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। एक तो क्या करना है, रेस्ट का, एक तो इवन जो रेस्ट को बोल दो या इंटरवल की बेटा, एक तो फ्रीक्वेंसी और उसकी टेंडेंसी, वो डिटरमाइन करनी है। जैसे हम बात करें स्कूल्स के अंदर जब रिसेस होती है तो एक दिन में 1 बार रिसेस होती है या 2 बार होती है? 1 बार होती है ना, और रिसेस का भी अपना टाइम है। तो ये दोनों वर्ड वहीं से कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी और टेंडेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि सपोज आपकी 30 मिनट्स की रिसेस है या सपोज 20 मिनट्स की रिसेस होती है, लेकिन होती कितने बार है? 1 बार। ऐसे ही फटीग स्टडी के अंदर डेविड टेलर ने क्या बोला है कि आपको आपके एम्प्लॉइज का जो रेस्ट का टाइम भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। सपोज जैसे मैंने कहा था ना कि आपको 9 o'clock पे एंटर करना है और 5 o'clock पे आपका क्या है, डिस्पर्सल का टाइम है, 1 घंटे का क्या है, लंच। ठीक है, वो लंच सबके लिए है। इस लंच टाइम पे आप लंच करिए, और लंच जल्दी खत्म हो जाता है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे उनके रेस्ट का, उनके इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी और टेंडेंसी डिटरमाइन कर दी है। इट शुड बी, वैकेंसी होना भी चाहिए, इट्स अ मस्ट। इसके बिना काम नहीं कर सकते हम। अगर एक एम्प्लॉय से हम कंटिन्यू काम करवाएंगे तो डेफिनेटली एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। तभी तो हम सुनते हैं ना भी उस कंपनी के अंदर किसी पर्सन का हाथ कट गया, पाँव कट गया मशीन में काम करते, वो इसी वजह से होता है। वो थक जाते हैं, थक जाने की उनको नींद आ जाती है, और नींद आने की वजह से उनको होश नहीं रहता कि मशीन पे काम कैसे करेगा। ओके, तो ये फटीग समझ आया। फटीग मतलब थकान। थकान की उसने अध्ययन किया है, उसने बताया है कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एवरी बिजनेसमैन, एवरी मैनेजर, दे शुड बी इंप्लीमेंट, दे शुड बी डिटरमाइन द रेस्ट एंड इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेंडेंसी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 7 हो चुकी है हमारी। उसके बाद जो 8 है, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता दूं हमने पढ़ा क्या अभी तक। फंक्शनल फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो बता दिया है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, स्टैंडर्डाइजेशन मैंने बता दिया, 2 टाइप्स में पढ़ा इसको, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। मेथड मैंने बताया मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू कंप्लीट द टास्क। मोशन स्टडी का मतलब रिमूव द अननेसेसरी एक्टिविटीज व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब। टाइम का मतलब स्पेसिफाई द टाइम फॉर एनी अदर एक्टिविटीज। एंड फटीग में रेस्ट और इंटरवल का हमको फ्रीक्वेंसी टेंडेंसी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग जो हमारी जो टेक्निक रहेगी उसके लिए हमको ये रफ करना पड़ेगा। मेक श्योर आपने बता दिया होगा ये। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा बता रहा है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, डिफरेंशियल पी सेट, प्लीज इधर फोकस करिए सभी। ठीक है, देखो डिफरेंशियल वेज सिस्टम एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग इट्स अ बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल टेक्निक in which you can judge, you can analyze
which one is efficient and which person is inefficient. इन 9 टेक्निक में से एक अकेली टेक्निक ऐसी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन एफिशिएंट है और कौन अनएफिशिएंट है। और एक चीज और है, एम्प्लॉइज को सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करता है वो ये है हमारा डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। ठीक है, इसमें होता क्या है कि नाउ इन दैट टेक्निक वी आर एनालाइजिंग, वी आर आइडेंटिफाइंग कि विच वन इज एफिशिएंट एंड विच वन इज अनएफिशिएंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो कैसे, प्लीज यहाँ पे हम देखते हैं कि सपोज यहाँ हमने एक स्लैब रेट बनाया। क्या बनाया? स्लैब रेट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो भी पर्सन पर डे में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको हम पे करेंगे, बिजनेस पे करेगा 5 रुपीज रेट के अकॉर्डिंग। ये रेट है और ये इनकी यूनिट्स की है। तो टोटल कितने मिलेंगे पर डे पे उनको? 100 रुपीज। अगर कोई पर्सन एक दिन में 20 यूनिट्स बनाता है, जैसे मैंने पहले सपोज 100 का बताया था, ठीक है, चलो मैं 100 लिख देता हूँ, 100 यूनिट्स बनाने पे आपको 5 रुपए के हिसाब से पे करेंगे, तो टोटल आपको पर डे पे कितना मिलेगा? 500। ठीक है, एक चीज और है इसमें, अगर सपोज कोई पर्सन इससे कम बनाता है तो उसने कितने बनाए? सपोज यहाँ पे 90 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि यहाँ हम उसको पे करेंगे 4 के अकॉर्डिंग। कम बनाने वाले की रेट पे हम कम कर देंगे। मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो यहाँ इवन इसको मिलेंगे 360। तो इस गैप को अगर मैं देखूं तो ये बनता है 140। देखो कितना बड़ा मार्जिन है। तो ये जो पर्सन है ना बी, ये भी इतना बनाने के लिए मोटिवेट होगा कि मुझे 10 यूनिट कम बनाने के कितने पैसे कम मिल रहे हैं? 140 रुपीज। तो इन 140 के लिए कितना बनाएगा? 100 यूनिट्स बनाएगा ही बनाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि जो इससे ज्यादा बनाएगा तो उसको ज्यादा रेट पे पे करेंगे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम का मतलब ज्यादा काम ज्यादा पैसे, कम काम कम पैसे। इससे हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हैं ज्यादा काम करने के लिए। ठीक है, और उनसे पता चल जाएगा कि विच वन इज एफिशिएंट एंड विच वन इज नॉन अनएफिशिएंट। ठीक है, रिपीट करो, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है ना, इससे हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, और लास्ट है बेटा इसमें, लास्ट टेक्निक का जो नेम है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। ये है ओनर, मिस्टर राम, मैनेजर कह लो सपोज, एंड दिस इज एम्प्लॉइज। देखो मेंटल रिवॉल्यूशन मैंने आपको बताया भी था, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, सेम वही है, अलग नहीं है। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि बोथ द पार्टीज, ओनर एंड वर्कर्स, ओनर्स एंड एम्प्लॉइज, they will change in ideology, they will change in thought process, they will change in thinking also। ये क्या चेंज करेंगे? ये नहीं सोचेंगे कि एक दूसरे के कंपटीटर हैं, इनको ये सोचना है कि ये दोनों के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसके बिना उसका गुजारा नहीं है भाई, और एम्प्लॉइज के बिना इसकी कोई एंटिटी नहीं है। हमें ये समझना है। ठीक है, मेक श्योर आपको समझ आ रहा होगा सभी को। ठीक है, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को जानने के लिए मैं रिपीट करता हूँ, आज के लिए बस यही था हमारा। ये टेक्निक्स हमारे फिनिश हो गया है 2.2 हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट 12th कॉमर्स का। फिर भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आप कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज आपको दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, केस स्टडीज को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, लिख के दीजिए, कोई इशू नहीं है। हमने आज टेक्निक्स पढ़ ली है, लास्ट वीडियो मैंने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मैं एक चीज और रिमाइंड करवा रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।